जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। ऊर्जा हमारे संपूर्ण विकास का केंद्र है। बिना ऊर्जा के हम विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। किसी भी देश के विकास और वहाँ के जीवन स्तर को अगर मापने का कोई बहुत बढ़िया तरीका है, ढंग है और मीटर है तो वह ऊर्जा है। वह देश, वह व्यक्ति, वह समाज कितना ऊर्जा का खपत करता है, इसी के आधार पर हम यह अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसा है। आज हम गैर पारंपरिक ऊर्जा के क्षेत्र में जो देश लगातार आगे बढ़ रहा है उस पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। साथ ही साथ आज विशेष रूप से हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में अपने प्रधानमंत्री जी ने सूर्योदय योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का शुभारंभ किया है। आज हमारा पूरा का पूरा ये चर्चा उसी पर केंद्रित होगा। इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं प्रोफेसर संजय कुमार समदर्शी जी। प्रोफेसर समदर्शी झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में ऊर्जा विभाग के प्राध्यापक हैं। समदर्शी जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समदर्शी जी, ऊर्जा तो बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है, विकास के लिए ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ऊर्जा के बिना तो कोई भी चीज़, किसी भी सजीव या निर्जीव की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है। और जो वो कौन सा थ्योरी आइंस्टीन का है, तो उसमें भी ऊर्जा के कन्वर्सन की बात, जो ऊर्जा होता है उसकी चर्चा की गई है। तो आज जिस ऊर्जा, गैर पारंपरिक ऊर्जा पर हम चर्चा के लिए उपस्थित हुए हैं, ये जो सोलर ऊर्जा है, ये क्या है और ये किस प्रकार से काम करता है? ये सौर ऊर्जा जैसा हम जानते हैं पृथ्वी पर आने वाली रेडिएटिव ऊर्जा है जो विकिरण के रूप में आती है। और आपको ये बता दूं कि पृथ्वी पे कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आती है। पृथ्वी अपने आप में एक बंद सिस्टम है। एक ही चीज़ आती है बाहर से, वो है सौर ऊर्जा। और वो हमारे हर चीज़ को कंट्रोल करती है, हमारे जीवन को, हमारी जो फूड चेन है पूरे को वो देखती है और हमारी भी दिनचर्या को प्रभावित करती है। कैसे काम करेंगे, सोएंगे, क्या करेंगे, ये है। तो सौर ऊर्जा सूर्य के अंदर, आप ये समझ सकते हैं, सूर्य के कोर में बहुत सारे हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूजन रिएक्शन हो रहे हैं और वो फ्यूजन रिएक्शन रेडिएशन पैदा करता है और वही हमारे यहाँ अंदर आती है। आप कहेंगे कि सूर्य जो है वो जब इतना अंदर में इस तरह का हो रहा है तो वो अपने आप में एक गोले के रूप में कैसे है? तो वो गुरुत्वाकर्षण के अंदर वो पूरा का पूरा एक शेप लिया हुआ है और केवल ऊर्जा उससे बाहर आती रहती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। तो ये सौर ऊर्जा का छोटा मोटी स्वरूप है जी। जो सौर ऊर्जा जिसको हम कलेक्ट करने वाले हैं और जिसके माध्यम से अभी प्रधानमंत्री जी ने जो योजना बताई है जी, तो वो सौर ऊर्जा क्या है? वो सौर ऊर्जा वही है जो कि पृथ्वी पर पहुंच पाती है। सूरज से निकली हुई ऊर्जा जो सूर्य पर पहुंच पाती है वो ऊर्जा है। और ये या तो दिखने वाले विकिरण के रूप में या ताप पैदा करने वाले विकिरण के रूप में या इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के रूप में आता है। ये तीन ही तरीके की ऊर्जा यहाँ पर पहुँचती है। ये जो सौर ऊर्जा है हमारे पास में जो पहुँचती है जी। तो अभी जो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये शुरू किया है जी, सूर्योदय योजना, जी, ये सूर्योदय योजना क्या है और ये कैसे हमको प्रभावित करेगी? सूर्योदय योजना बहुत सारी योजनाओं का एक जो इस सरकार के द्वारा अंत्योदय की योजना जो है उसके अंतर्गत इसको लगाया गया है। अंत्योदय योजना से ही ये संबद्ध योजना हाँ, है? उसी से संबंध है। कैसे ये संबद्ध है दोनों योजना? संबद्ध इस तरह से है कि अभी तक बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और उन सब योजनाओं में ये उसमें कंडीशन नहीं डाला हुआ है कि उसका उपयोग कौन करेंगे, क्योंकि हर योजना अभी सूर्य जितने भी फोटोवोल्टाइक हो जिसमें कि विद्युत ऊर्जा होती है
या फोटोथर्मल हो जिसमें ताप ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, दोनों के अलग अलग उपयोग हैं, उपयोगिता अलग अलग है। हम ज़्यादातर विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं अभी। जी जी बिल्कुल, विद्युत ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। तो विद्युत ऊर्जा जो है वो शुरू में इसका ये सब्सिडी की ज़रूरत है, क्योंकि शुरू में इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तो सब्सिडी सब लोगों को मिल रही थी एक मात्रा में, जो कि केंद्रीय सरकार भी और राज्य सरकार अलग अलग देती थी। अब केंद्र सरकार ही ज़्यादातर देती है, राज्य सरकारें उसमें बहुत उनका अंशदान कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है, कुछ स्टेट देती होंगी। लेकिन इसमें ये देखा जा रहा था कि जो सबसे निचले तबके के लोग हैं उनके पास नहीं पहुंच पा रहा है, लोअर मिडिल जिसको कहते हैं, जिसको निम्न मध्यम वर्ग को। तो शायद प्रधानमंत्री जी को ये समझ में आया कि हमको उन तक पहुंचाना है, क्योंकि वो उनको बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे जैसे ज़्यादातर जो दूसरे ऊपर के लेवल के उच्च वर्ग के लोग हैं, तो उनके साथ ये होता है कि उनके पास दूसरे भी बहुत सारे संसाधन उपलब्ध हैं। वो संसाधन उनके पास एकदम नहीं है, तो उनका जीवन स्तर एकदम से सुधर जाएगा। एक तो उनको बिजली लगवाने के लिए दौड़ना नहीं पड़ेगा, दूसरा बिजली बिल भरने की जो समस्या होती है उससे कुछ नहीं करना पड़ेगा, और तीसरा वो अपने जीवन स्तर में उसके कारण ही सुधार कहीं बिना गए कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ऊर्जा का जो स्रोत है और ये जो जिस प्रकार से ऊर्जा की बात की जाती है, तो इसके लिए रूफ टॉप पैनल की बात की गई है। जी जी। ये रूफ टॉप पैनल क्या है? हाँ, रूफ टॉप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसीलिए क्योंकि जब हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा बहुत ही डाइल्यूट फॉर्म में आता है, तो डाइल्यूट फॉर्म में आने के कारण उसमें जो है इसकी सबसे, अगर कहें कि सबसे जो इसमें जो समस्या थी, वो समस्या ये थी कि ये जगह बहुत लेता है, एरिया बहुत लेता है। जी जी। तो एरिया अगर लेता है और नॉर्मल लैंड एरिया अगर ले ये, तो उसमें फिर दूसरी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए छत के ऊपर अगर लगा देते हैं तो आपका छत भी बचा रहेगा और उसकी सेफ्टी भी रहेगी, उस पर डस्ट भी कम पड़ेगा। तो बहुत सारी समस्याएं एक साथ सॉल्व हो जाती है। और घर पे अगर किसी ने किया तो उसका स्वामित्व भी उस पर बना रह जाता है। तो सुंदर सिंह जी, क्या इसमें जैसे हम बिजली का उत्पादन, जैसे हमने अपने घर पर ये लगा लिया जी, चलो उसके खर्च वर्च की तो बात हम अभी करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे हमने अपने घर पर लगा लिया और बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया जी, तो क्या वो उत्पादित बिजली हम बेच भी सकते हैं किसी? ज़रूर। सरकार ने इसके लिए नेट मीटरिंग की एक सिस्टम डेवलप किया है और लग भी रहा है। ज़्यादातर प्रदेशों में इसके लिए सभी कानून भी बन गए हैं। उसमें ऐसा होगा कि अगर आप दिन के समय, अगर आपने बैटरी नहीं लगाई हुई है, बैटरी में आप स्टोर करके रात में भी उसका इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिन के समय कभी कभी ऐसा हुआ कि आप उसका यूज़ ना कर पाए, प्रोड्यूस तो हो रही है, तो आप वो ग्रिड को दे सकते हैं। और इसके लिए सरकार ने ऑलरेडी उसके का टैरिफ जो होता है, पैसा, फीड इन टैरिफ कहते हैं उसको, जितनी बिजली आपने दी ग्रिड में उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। तब तो ये आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाएगा एकदम। तो इसके माध्यम से एक तो बिजली खुद का अपना होगा, दूसरा है कि इससे जो वो निम्न आय वर्ग के लोग हैं वो आमदनी भी उनका आमदनी का भी स्रोत है, ये बनेगा। अच्छा, जब हम खर्च की बात करते हैं तो इसमें कुल मिलाकर खर्च कितना आता होगा? जैसे 3 किलोवाट है या 2 किलोवाट? हाँ, मैं 1 किलोवाट की बात बताता हूँ जी। तो 1 किलोवाट का खर्च अभी जो है, जैसे मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ, यही ऑलमोस्ट हर जगह पे है, वो करीब 54,000-55,000 रुपये है 1 किलोवाट का। वो पूरा सिस्टम ले करके कि केवल नहीं, सब पूरा सिस्टम लगा के, उसमें कुछ नहीं देना है किसी को, वही है। इसके बाद हो जाती है बात की गवर्नमेंट की सब्सिडी हर जगह पे है, सरकार ने दिया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 किलोवाट तक के लिए 40% की सब्सिडी देती है। उस हिसाब से इसकी पूरी कीमत हो जाएगी करीब 35,000 रुपये जी। और अगर आप 3 किलोवाट से ज़्यादा लेते हैं तो फिर वो सब्सिडी घट के हो जाती है 30%। 30% जी जी।
और इसमें एक और बात बता दूं कि अगर गांव का कोई किसान या कोई ऐसा है जिसके पास छोटी सी ज़मीन है, उस पर वो छोटी चीज़ उगाता है, उसके ऊपर अगर ये लगा ले तो नीचे पैदावार भी होती रहेगी और ऊपर वो बिजली पैदा करके वो एक और आमदनी का स्रोत उसका पैदा विकसित कर सकता है। जी। अच्छा, ये तो खर्च की बात हो गई और सरकार के द्वारा सब्सिडी की बात हो गई। जी। ये पूरे देश भर में संभवतः 1 करोड़ लोगों को जी लगाना है, 1 करोड़ घरों में जी लगाने की बात हो रही है। तो जैसे आत्मनिर्भरता, बिजली की आत्मनिर्भरता की अगर बात हो रही है देश में, तो अभी हम लोग बिजली की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से कहाँ हैं? बिजली की आत्मनिर्भरता की दृष्टि से अगर आप देखें एवरेज जो औसत होता है, तो औसत के हिसाब से हमारे देश में काफ़ी बिजली पैदा हो रही है, जितनी चाहिए उतनी पैदा हो रही है। समस्या ये आती है जबकि सुबह शाम का जो पीक आवर होता है, जी जी, तो उस समय हमारे यहाँ करीब 10% के आसपास की कमी हो सकती है उतनी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए हमको बहुत ज़्यादा और लगाना पड़ता है। जैसे मैं झारखंड की बात करता हूँ, झारखंड का रिक्वायरमेंट है 2500 मेगावाट का ज़रूरत, लेकिन जब पीक आवर हो जाता है तो ये 300 मेगावाट हो जाता है, 3000 मेगावाट हो जाता है। अच्छा, तो आपको लगा के तो रखना है बिल्कुल उतना, और वो चलेगा नहीं हर समय, क्योंकि उतनी ज़रूरत हर समय नहीं होती है, लेकिन पीक आवर के समय आपको उसकी ज़रूरत रहेगी। जी, तो ये समस्या आती है। और जहाँ तक कि रिन्यूएबल की बात है, अक्षय ऊर्जा या सोलर ऊर्जा की बात है, तो अभी अक्षय ऊर्जा से करीब 33% इंस्टॉल कैपेसिटी है, जितना हमने इंस्टॉल किया हुआ है। 423 गीगावाट का इंस्टॉलेशन पूरे कंट्री में है अभी, 2023 दिसंबर की बात मैं कर रहा हूँ, और उसमें 33% रिन्यूएबल एनर्जी का शेयर है, और उसके अंदर करीब 20% के आसपास शेयर है सोलर का। मतलब जो ऊर्जा अभी हम खपत कर रहे हैं जी, उसमें से 20% ऊर्जा जो खपत कर रहे हैं जी, वो सोलर का ऊर्जा आ रहा है, अभी हम लोग खपत कर रहे हैं। अच्छा, जब हम हमारी योजना चल रही है, या जो ये योजना लगभग सफलता के दौर में है, हाँ। तो 1 करोड़ घरों में अगर ये लगा दिया जाए 2026 तक के, संभवतः सब्सिडी की बात प्रधानमंत्री जी ने किया है, तो फिर ये कितना उत्पादन करेगा और हमको कितना ये सपोर्ट करेगा हमारे देश के डेवलपमेंट को? 1 करोड़ अगर हम मानते हैं तो अगर 1 किलोवाट भी हर जगह लगा दिया जाए जी, तो 1 करोड़ किलोवाट हो गया। जी जी, 1 करोड़ किलोवाट अगर करते हैं तो करोड़ होता है करीब 10 मेगा हो गया, तो मतलब वो कई 100 गीगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो भारत 2030 तक भारत ने जो टारगेट रखा है कि 500 गीगावाट हम सोलर और अन्य रिन्यूएबल से हम करेंगे, तो वो शायद उस दिशा में हम लोग इसके थ्रू ज़्यादा तेज़ी से बढ़ पाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, जब हम इस ऊर्जा की बात करते हैं, और जो ऊर्जा जैसे हम पेट्रोल है, डीजल है, या जो पेट्रोलियम पदार्थ है जी, हम विदेश से खरीद करके लाते हैं जी, तो ये कहीं ना कहीं हमारे व्हीकल को, हमारे बड़े बड़े गाड़ियों को, ये कहीं ना कहीं उसको भी तो सपोर्ट मिलेगा जी, इससे। ये यहाँ पर एक सवाल आता है जी कि 2000 अभी जो है जितने भी व्हीकल्स हैं जी, उसमें जो एनर्जी की खपत है वो करीब 20% है, 17%, 20% है। बिजली से हम चलाते हैं? नहीं, पूरा व्हीकल का खर्च, हम फ्यूल का भी बात बोल रहे हैं, जो पेट्रोल से चलते हैं उनका भी एनर्जी की खपत 20% है जी। अब 20% में पेट्रोलियम भी है जी, अभी तो बिजली वाले का शेयर बहुत कम है, तो ये 20% के बारे में हमको सोचना है कि ये 20% हम कहाँ से लाएंगे। अब आईसी इंजन बेस्ड सिस्टम है, आईसी इंजन जिसमें कि जलाया जाता है उसको, और दूसरा है इलेक्ट्रिकल बेस्ड सिस्टम है। तो इलेक्ट्रिकल बेस्ड सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी पे है, तो वो सोलर से तो बड़े आसानी से हो सकता है, बैटरी लगा के बहुत आराम से हो सकता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ की बैटरी नहीं लगाई जा सकती। क्यों बैटरी नहीं लगाई जा सकती? क्योंकि बैटरी का वजन अभी भी बहुत ज़्यादा है जी। तो जैसे हवाई जहाज उड़ाना है, बैटरी लगा के आप नहीं चला सकते। बिल्कुल। तो वहाँ भी सोलर ऊर्जा के बारे में बहुत ही सही तरीके से सोचा गया है, और वो सोचा गया है
नेशनल हाइड्रोजन मिशन के तहत, क्योंकि सोलर से हाइड्रोजन बनाना बड़ा आसान है। हाइड्रोजन बनाइए, और हाइड्रोजन तो पेट्रोलियम से भी बहुत अच्छा फ्यूल है, सॉफ्टिकेटेड फ्यूल है, बहुत अच्छा फ्यूल है। और उसमें जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो रहा है। भारत सरकार ने 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी उसके लिए अनाउंस किया है, और मुझे बड़ी बताते हुए खुशी हो रही है कि झारखंड में एक प्लांट जो है वो झारखंड में बन रहा है। टाटा और दूसरी कंपनी मिलके बना रही है, और ये बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ का। अच्छा, जब ये 1 करोड़ जब मानी अंत्योदय, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि 1 करोड़ जो अंत्योदय के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, सामान्य, बिल्कुल सामान्य लोग, ऐसे लोगों को जब ये प्राप्त होगा जी, तो इनका जो आर्थिक प्रगति होगी, जैसे आपने बताया कि आर्थिक प्रगति बड़ी तेजी से होगी, तो और कौन कौन से फायदे इनको मिलने वाले हैं इससे? फ़ायदे मतलब बहुत सारे ऐसे फ़ायदे हैं जो कि सामने दिख रहे हैं जी, और बहुत सारे ऐसे फ़ायदे होंगे जो कि शायद हम लोग अभी सोच भी ना पाए। फ़ायदे ऐसे दिख रहे हैं कि कोई बच्चा है घर में, उसको मिल रही है बिजली तो रात में पढ़ पाएगा, ये एक चीज़ है। कोई अगर कुछ औरतें काम करना चाह रही हैं जो कि अंधेरे में करती हैं तो वो उससे बच पाएंगी। अगर लाइट जलाती है, मैं लोअर मिडिल क्लास की कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि उनके पास लाइट सही तरीके से ना भी पहुँचा हो, तो वो उससे बच पाएंगी। एक दो और चीज़ है, जैसे कि आपको अगर ऊर्जा फ्री में मिल रही है तो आप उसका बहुत सारा और चीज़ें आप उसका ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं। एक तो बेचने वाली बात तो हो ही गई कि बेचेंगे तो उससे पैसा आपको मिलेगा, वो डायरेक्ट फ़ायदा है। हाँ, वो डायरेक्ट फ़ायदा होगा, लेकिन और भी इसके बारे में सोचा जा सकता है। मैं एक आपको बात बताता हूँ। मैं एक बार असम में था जी, और इसी तरह के कार्य में लगा हुआ था, मुझे सरकार की तरफ से करने के लिए मौका मिला। तो मैं एक ऐसे गांव में गया जो कि जिस गांव में बाढ़ आती थी और गांव पूरा का पूरा इधर उधर हो जाता था। तो वहाँ औरत थी एक, मैंने कहा कि आपके यहाँ बिजली अभी सोलर लगा है, आपका क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? तो कहा कि 5 घंटे बिजली रहती है। हमें 5 घंटे आपको पता कैसे चलता है? तो 5 घंटे इस तरह से पता चलता है। और उसने क्या किया कि ऐसे आंचल बाहर की तरफ फेंका और उसके पास एक मोबाइल था। कहा कि इस मोबाइल से मुझे टाइम पता चलता है। कि मोबाइल को चार्ज कैसे करती हैं आप? तो उन्होंने कहा कि मोबाइल इसी से चार्ज करते हैं। कहा कि ये आप चार्ज करती हैं? फिर उसने कहा इससे मैं दूसरों को भी मोबाइल चार्ज करती हूँ और मैं 10 रुपये एक बार चार्ज, मोबाइल चार्ज का 10 रुपये लेती हूँ। तो उसको मैंने जोड़ा तो 150 रुपये का उसका महीने का इनकम था उस समय। तो एक सामान्य व्यक्ति को, ये गांव में कोई व्यक्ति अगर रह रहा है तो उसके लिए तो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो ये पूरा का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? एक सामान्य आदमी, जैसे गांव में बैठा हुआ आदमी है, अभी मोदी जी कह रहे हैं कि भाई ये गांव में भी लगेगा, हाँ, लोअर मिडिल क्लास में कैसे लगाएगा वो? तो ये कैसे लगाएगा कैसे वो मतलब ये जानेगा कि भाई हमको ये प्राप्त हो रहा है? कैसे कांटेक्ट करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा? क्या है सिस्टम इसका? सिस्टम भी पहले से ही डेवलप्ड है। इसका अनाउंसमेंट होने वाला है अभी। जी, पहले से ही डेवलप्ड है। वेबसाइट पे जाना है जी। तो आजकल तो हर जगह पे वो छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं जो कि प्रज्ञा केंद्र जैसे हैं वहाँ। तो वहाँ चले गए, वहाँ जाके आपने अपना जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन की बात बताई, अपना मोबाइल नंबर बताया, अपना अकाउंट जो बैंक अकाउंट बता दिया, वहाँ फिलअप कर दिया। जैसे ही आप फिल करेंगे उसके बाद वहाँ पे ये पूछेगा कि अच्छा आप किस एरिया, अपने एरिया के आधार भी दे दिया आपने, तो आपका एरिया के बारे में पता चल गया। एरिया के बारे में जैसे ही पता चलेगा आपको ये पता चल जाएगा कि इस एरिया में लोकली कौन से लोग हैं जो कि आपको दे सकते हैं। ये सारा चीज़ प्रोवाइड करवा सकते हैं, सिस्टम ऑलरेडी है, वो है पहले से बना हुआ। हाँ, पहले से बना हुआ, एम्पैनल्ड जो डीलर हैं उसके। तो जैसे ही आया वैसे ही उसके बाद उन्होंने उसको फिलअप कर दिया। वो फिर उसको वो चला जाएगा डिस्कॉम के पास। डिस्कॉम मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी है, क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्टेड होना है तो डिस्कॉम को पता होना चाहिए जी। जैसे यहाँ JVVNL है जी, तो उसको पता हो गया। उसके बाद वो हर स्टेट की अपनी अपनी एजेंसी है, तो इस यहाँ के लिए JVVNL है। तो जैसे ही लगा उसके बाद फिर क्या होगा कि उसको सब्सिडी के लिए बात हो जाएगी और फिर डिस्कॉम जो है उनको नेट मीटर लगाने के लिए कहेगा, है ना। इंस्टॉलेशन वाला इंस्टॉल कर दिया और नेट मीटर के लिए डिस्कॉम ने कह दिया कि नेट मीटर लगाओ आप।
नेट मीटर लगाया, उन्होंने नेट मीटर का डिटेल पूरा जमा किया डिस्कॉम को, इंस्टॉल हो गया है, नेट मीटर लग गया है, मिलना शुरू हो जाएगा। तो एक और सब वेबसाइट से ही होगा। तो एक सामान्य व्यक्ति को, जो गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, उसको केवल प्रज्ञा केंद्र पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। हाँ। इसके बाद सारा का सारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल मतलब ऑनलाइन है, वो सब ने, हाँ, उसको नेशनल पोर्टल फॉर सोलर, रूफटॉप सोलर कहते हैं, नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। हाँ, तो उस पर अभी भी हो रहा है, लेकिन इसको भी जोड़ा जाएगा, ये मुझे पता चला है। तो पहले जो सिस्टम था वो किसी के लिए भी था, तो उसमें भी पहले भी सब्सिडी वगैरह सरकार दे रही थी, सब सब्सिडी मिल रही थी। इसके बारे में शायद ये ऐसे लोगों को सब्सिडी थोड़ा बढ़ा के दी जाएगी, इसके बारे में अभी उसका मतलब कुछ मेंशन नहीं किया गया, उस वेबसाइट पर अभी ये मेंशन नहीं किया गया, ये केवल एक घोषणा हुई है अभी जी। तो डॉक्टर साहब, जब अच्छा दूसरा, जब ये तकनीकी रूप से ये कैसे काम करता है? अब जैसे मैंने अपने घर पर लगा लिया जी, तकनीकी रूप से तो हम बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर नहीं हैं जी, लेकिन जब ये लगा लिया तो फिर ये अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी, कोई खराबी हो गया, कोई सिस्टम गड़बड़ा गया, तो फिर इसको कैसे ठीक करेंगे, क्या करेंगे? हाँ, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो सोलर पैनल है जी, उसको तोड़ा जा सकता है, वो खराब कभी नहीं होगा। अच्छा, खराब होने की बात नहीं है, ग्लास वो शीशे का बना होता है, तो कोई अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की तो नहीं, जैसे पत्थर गिरा, हाँ, पत्थर गिर गया तो उससे बचाना है उसको। उसके अलावा मैंने अभी तक ये नहीं देखा है कि ये किसी तरह से ख़राब हुआ है। ये 40 साल 50 साल 40 साल तक का तो ऑलरेडी लोगों ने कर लिया है। एक और ख़राब होने की परिस्थिति होती है जिसमें कि उसका एक पार्ट पे छाया आ गई बहुत ज़्यादा जी, तो दूसरे पार्ट को ख़राब कर सकता है। अच्छा, या उस पार्ट को, दूसरा पार्ट उस पार्ट को ख़राब कर सकता है। ऐसा होता है कई केस में। तो कोशिश ये करना है कि किसी तरह से किसी एक पार्ट पे छाया ना पड़े, जो भी हो यूनिफॉर्म। तो इसलिए हाँ, वो खुली जगह पे रखना है एकदम। छाया किसी भी कंडीशन में उस पर नहीं आना चाहिए। कोई छाया होगी तो एक तो रेडिएशन उस पर नहीं करेगा, तो प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। और छाया होने से ये भी होता है कि जिस पार्ट पे छाया है उसमें बहुत करंट आ जाता है और कभी कभी जल जाता है बहुत दूसरी परिस्थिति में। अच्छा, कोई ऐसी कंपनियां भी है जो इस कंपनी का ले लीजिए, उस कंपनी का ले लीजिए, ऐसा भी कुछ है? ये इसका बढ़िया है, इसका घटिया है? क्या अपना देश भी ये बना रहा है ये? हाँ, नहीं, हमारे देश में हर तरह की टेक्नोलॉजी है। केवल एक चीज़ जो मेरी समझ में है वो नहीं है कि हमारे यहाँ सिलिकॉन के वेफर्स नहीं बनते हैं कम कॉस्ट पे जी। अभी कम कॉस्ट पे वेफर्स जो हैं वो तो या तो चीन से या जर्मनी से सप्लाई होते हैं, ज़्यादातर चीन से ही सप्लाई हो रहे हैं और पूरी दुनिया वहीं से लेती है जी। वो हमारे यहाँ आ गया। उसका सोलर सेल बनाने की पूरी विधि, पूरा सिस्टम हमारे यहाँ डेवलप्ड है। बल्कि सरकार ने मैं कुछ साल पहले तक का मुझे पता है कि 50 मेगावाट पर ईयर का, 50 गीगावाट पर ईयर का ऑलरेडी सिस्टम डेवलप करने के लिए उसने प्रोसेस कर दिया है। और जो प्रोडक्शन बेस्ड लिंक्ड इन्वेस्टमेंट PLI उसी के लिए सरकार ने किया है कि सोलर सिस्टम बनाया जाए। तो इस क्षेत्र में तो एक अपार रोजगार का भी एक बड़ा साधन डेवलप हो रहा है। रोजगार के बारे में मैं बताऊं कि रोजगार इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले का कैलकुलेशन है, करीब 15 लाख लोगों को रोजगार अलग अलग स्तर पर डायरेक्ट रोजगार 15 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा अगर 500 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो जाए। 15 लाख लोगों को मिलने वाला है उससे। तो ये जो हम अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है जी, तो अगर ये अपने पूर्ण रूप से विकसित हो जाए तो 15 लाख लोग इसमें जी सीधे इससे रोजगार मिलेगा। हमारे दर्शक को और क्या बताना चाहेंगे आप इस मामले में? इस मामले में मैं ये बताना चाहूँगा, खास करके गैर पारंपरिक और सोलर सिस्टम वाले मामले में। मैं एक बात तो बहुत बताना चाहता हूँ और बहुत जोर देकर बताना चाहता हूँ कि आप लगाना शुरू करें। मैंने खुद भी लगाया अच्छा, आप अपने घर पर भी लगा रखे हैं? घर पे लगाया हुआ है 4 किलोवाट का सिस्टम और मुझे जितना चाहिए उसका दुगना मैं प्रोड्यूस करता हूँ, बिजली मुझे मिलती है और मेरे घर का बिजली बिल 0 हो गया है, 0। तो आप इसी तरह से देखें आप कितना, आपके घर में कितना लोड है उस हिसाब से लगाएं और मुझे पक्का है कि आपको फ़ायदा होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए जिस तरह से प्रचार होना चाहिए,
जिस तरह से शायद घर घर में लोगों को बोलना चाहिए वो अभी हो नहीं रहा है। तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए काम कर रहे हैं जी। तो गैर पारंपरिक में जो सौर ऊर्जा है और सौर ऊर्जा में भी जो अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है 1 करोड़ घरों में ये सौर ऊर्जा लगाना है, तो इससे कई प्रकार के फायदे होंगे। प्रत्यक्ष भी फायदे हैं, परोक्ष भी फायदे हैं, रोजगार के भी सृजन होंगे और खास करके जो अंत्योदय से संबद्ध लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उनको डायरेक्ट फायदा होने वाला है। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। ये ऊर्जा का स्रोत भगवान के द्वारा प्राप्त स्रोत है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपयोग करें। ये हमारे लिए उपयोगी है और हमारे समाज के लिए उपयोगी है, भविष्य के लिए उपयोगी है। ऐसे तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया। ऐसे ही विषय को लेकर के हम आने वाले समय में भी चर्चा करते रहेंगे। समदर्शी जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसी के साथ हम अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार, जोहार।